गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि एग्जाम्स के डेट्स भी आ चुके हैं, CHSL, स्टेनोग्राफर सभी का डेट अब आ चुका है, तो अब आप लोगों को पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर फोकस करना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, दैट मीन्स पैरा जंबल्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस सेक्शन में परेशानी होती है, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस सेक्शन को हम लोग एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितनी कूल और काम होकर आप इस सेक्शन को बनाएंगे उतना ही सर्टेन आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, और अगर आप थोड़ा भी घबराते हैं और जल्दबाजी में पढ़ना शुरू करते हैं और फिर ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, तो निश्चित सी बात है आंसर जो आपको आएगा वो गलत ही आएगा। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में तो आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने सही लिया या गलत, लेकिन बाद में जब आपको पता होता है आंसर शीट्स जो डाले जाते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि आपसे गलती हो गई। तो जब हम लोग रीडिंग सेक्शन को बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं फोरमोस्ट थिंग, वो ये है कि आप अपने माइंड को थोड़ा काम रखें, मतलब शांत रखें, और जो आपका रीडिंग स्पीड है उसी स्पीड में आप पढ़े। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट बनाएंगे तो इस प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। साथ साथ एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और होता है वो यह है कि नाउन और प्रोनाउन को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जनरली नाउन पहले आता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं बाद में प्रोनाउन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नाउन और प्रोनाउन सेम नाउन के लिए ही अगर प्रोनाउन आ रहा हो तो हम लोग हमेशा फेवर किसको करेंगे, पहले नाउन को, उसके बाद जाएंगे प्रोनाउन पर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस पर बेस्ड, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। आज का टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये CGL हो, CHSL हो या स्टेनोग्राफर हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। टॉपिक का नाम है पैरा जंबल्स। ये PY लिखा, दैट मींस ये प्रीवियस ईयर 2018 मेंस का क्वेश्चंस है। ठीक है, और 2019 में इस एग्जाम को कंडक्ट किया गया था। ये पेपर आया था 2019 में, ये 2018 मेंस का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताया गया कि एकदम ध्यान से, एकदम शांत मन से इसे पढ़िए पहले। ठीक है, आप इतना सारा अगर पढ़ रहे हैं सेंटेंस तो निश्चित सी बात है समझ आएगा। तो पढ़ना उनके लिए है जो बहुत ही शार्प है, बहुत ही स्ट्रांग है अपने इंग्लिश के साथ। ठीक है, जो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसे स्किप करते हैं, डायरेक्ट यहाँ आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत शार्प हैं, तो यहाँ जाएं नहीं, तो स्मार्ट स्टडी, ठीक है, के तहत आप इस चीज को फॉलो करें, आपका आंसर बिल्कुल सही ही आना है और समय भी बचेगा। चलिए देखते हैं। हमेशा एक चीज फॉलो करना है, जो ऑप्शन पहले है हम यहीं से शुरुआत करके देखेंगे। हम कभी भी ये रैंडम किसी ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए पहले ACDB का सीरीज दिया तो हम पहले A पढ़ेंगे। लिखा है C स्टार्टेड। गौर कीजिए, C स्टार्टेड मतलब उसने शुरुआत किया। ठीक है, तो उसने मतलब किसने, कोई तो नाउन आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोनाउन अगर डायरेक्ट आता है तो निश्चित सी बात है वो मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, वो स्टार्टर नहीं हो सकता है, पहले कोई ना कोई नाउन आएगा। ठीक है, तो गौर कीजिए कि ये C जो लिखा वो किस में लिखा, A ऑप्शन में। तो A ऑप्शन यहाँ दिया, तो ये तो ऑप्शन मेरा गलत है, ये मेरा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर B आया, C से शुरुआत किया। चलिए C में देखते हैं क्या है। निधि जैन नाउन हो गया, ये मेरा आंसर बन सकता है। पढ़ के देखते हैं। निधि जैन हैज बीन एन अनस्कूलिंग पेरेंट फॉर ओवर 2 डिकेड्स। बोला निधि जैन जो है वो अनस्कूलिंग पेरेंट के तौर पर लगभग 2 दशकों से ज्यादा समय से काम कर रही हैं, या 2 दशकों से ज्यादा से वो अनस्कूलिंग पेरेंट्स हैं। अनस्कूलिंग पेरेंट का मतलब क्या होता है, जो इनफॉर्मल लर्निंग को प्रमोट करे, चलाए। ठीक है, ये तो हो गया सही। देखिए A, she started the Udaipur based organization Shikshantar to create a space for self-directed learning called unschooling। उसने शुरुआत किया उदयपुर पर आधारित ऑर्गेनाइजेशन, उदयपुर बेस्ड मतलब उदयपुर में ही शुरुआत किया एक संगठन शिक्षांतर, ताकि वो क्रिएट कर सके, तैयार कर सके एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वो सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग, सेल्फ डायरेक्ट मतलब खुद से दिशा निर्देश देकर शिक्षा को शुरू कर सके, और इसका नाम क्या दिया गया, अनस्कूलिंग। ठीक है, तो अनस्कूलिंग का ही ये डिफिनीशन भी हो गया। ठीक है, मतलब C के बाद मेरा A अरेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ C के बाद A दिया,
यहाँ सी के बाद क्या लिखा बी, मतलब ये सेंटेंस मेरा गलत है। जब भी आएगा तो सी और ए टुगेदर आएगा क्योंकि दोनों का रिलेशन मेरा एकदम पक्का बैठ रहा है। यहाँ देखिए सी के साथ बी लिखा और यहाँ बी और सी स्प्लिट हो गया, टूट गया, मतलब ये गलत, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी ही सही जा रहा है। अब हमें आगे डी और बी लिखा, सॉरी हाँ डी और बी लिखा, तो बी और डी में क्या लिखा है हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में है नहीं, ऑल रॉन्ग इस तरह का कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो मुझे यही आंसर मिल गया। दो सेंटेंस पढ़े, अरेंज हो गया, बाद बाकी मेरा आंसर आ गया सामने। तो एग्जाम में इसे ही हम लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी। पूरे सेंटेंसेस के थ्रू नहीं जाना है। जो लोग बहुत तेज हैं, शार्प है, वो तो पूरा पढ़ते तुरंत तुरंत बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग जो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको थोड़ी परेशानी होती है, तो उनको डर हो जाता है। उनको डरना नहीं है, उन्हें एक रास्ता फॉलो करना है, और रास्ता यही है कि सबसे आसान तरीके से हमें आंसर डिराइव करना है और हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए फिर हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमें ऑप्शंस पर ही चलना है, कंसेंट्रेट ऑप्शन पर ही करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया ACBD, तो पढ़िए ए में क्या लिखा, दो एवरीथिंग वाज ऑन द अप एंड अप, ऑन द अप एंड अप, ये एक फ्रेज होता है, मतलब होता है मोर सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सफल हो जाना। ठीक है, बोलता है हालांकि सब चीज बहुत ही सफल था, किसके लिए, फॉर हॉल्जमैन। हॉल्जमैन कोई आदमी का नाम है। हाँ, अगर कोई आदमी का, जगह का कोई भी नाम आ जाए ना जो पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो उसको आप बहुत ही इजी नाम, कोई भी राम, श्याम, गोलू, भोलू कुछ भी दे लीजिए ताकि आपका समय बचे पढ़ने में। ठीक है, तो हम इसे नाम दे देते हैं राजू। ठीक है, बोला है हालांकि हर एक चीज बहुत ही सफल था राजू के लिए, येट समथिंग वाजंट क्वाइट राइट, फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो पूरी तरह से सही नहीं थी। ठीक है, फिर दिया सी, ही गॉट अ लिटिल फेड अप विद द किचन, वह थोड़ा बहुत किचन से उदास हो गया। ठीक है, एंड स्टार्टेड टू फील दैट ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट विद इट, और उसने यह सोचा, यह एहसास किया कि उसे इसके साथ कुछ अलग करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर बी, एट 19 he enrolled in Culinary Institute of America, 19 वर्ष की आयु में वह culinary institute, culinary का मतलब होता है पाकशाला से संबंधित, मतलब किचन से संबंधित जो भी खाना पीना होता है, बर्तन होता है, ये सारी चीजें जो संबंधित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, culinary। बोल क्या रहा है, 19 वर्ष की उम्र में उसने culinary institute of America में दाखिला लिया, इनरोल हो गया, बिफोर हेडिंग टू द वेस्ट कोस्ट, इससे पहले कि वो पश्चिम की ओर जाता, टू कुक फॉर सच वेल स्टीम्ड रेस्टोरेंट्स, ताकि वो बहुत ही नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स में खाना बनाता, जैसा कि पैलेडिन, नापा और एक्वा। ठीक है, यहां तक चला। अब बोल रहा है डी, हॉलमेसन अ वेल नोन शेफ स्टार्टेड हिज करियर एट द एज ऑफ 15। अब यहां देखिए पहले 19 वर्ष आ गया और उसके बाद बोल रहा है 15 वर्ष, तो पहले 15 वर्ष में वो आया होगा, तब तो 19 में क्या होगा, मतलब पहले मेरा डी आता, उसके बाद तो मेरा बी आता। आइए समझ में, यहाँ 19 साल में वो इनरोल हुआ और यहाँ बोल क्या रहा है 15 साल की उम्र में उसने क्या किया था, अपना करियर का शुरुआत किया था शेफ के तौर पे। तो पहले तो 15 साल वाली उम्र का जिक्र होना चाहिए, मतलब पहले क्या आना चाहिए, डी, और उसके बाद ही आएगा वो सी में। आइए समझ, सॉरी डी के बाद क्या आना चाहिए था, बी। तो हमें क्या देखना है, डी पहले कहाँ है और बी बाद में कहाँ है। गौर कीजिए, यहाँ बी और डी उल्टा लिख दिया, ये आंसर मेरा गलत था। पहले क्या आना चाहिए था, डी, तब आना चाहिए था बी। देखिए यहाँ पे लिखा है डी बी। अब हम पहले इस ऑप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, गौर कीजिए, हॉल्समैन मतलब इसको हम लोग ने राजू कहा था, राजू अ वेल नोन शेफ, राजू जो एक जाना माना शेफ था, मतलब खाना बनाने वाला था। उसने अपने करियर को 15 साल की उम्र में शुरू किया, जब वो बहुत ही प्रोडिजी मतलब क्या होता है, यंग, और जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो। ठीक है, विलक्षण कहते हैं इसको। जब वो 15 साल का प्रोडिजी था तो उसने खाना बनाना शुरू किया एरिक रिपर्ट के अंडर में रहकर, और कहां पर, तो न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट ली बर्नेडीन में। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, बी में क्या बोला, 19 वर्ष की आयु में वो इनरोल्ड हो गया culinary इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में। एकदम सही बात है, मतलब मेरा डी और बी का सीरीज बन रहा है, तो डी और बी क्या होगा, एक साथ आना चाहिए। देखिए कहीं है,
डी और बी अलग अलग है, बी और डी अलग अलग है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। मेरा आंसर क्या हो गया? बी। अब बताइए ये क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, लेकिन मेनली ये दो क्वेश्चन दिखाने का मकसद ये था कि हमें सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ने होते, हमें शुरुआत वाले ऑप्शन को ही लेके चलना है और ये क्लू देखना है कौन कहाँ पेयर बना रहा है। जहां एक का दूसरे से पेयर बना, बाद बाकी ऑप्शंस को हमें हटा देना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए जैसा बताया गया पहले हमको डायरेक्ट अपने ऑप्शंस से ही चूज करना है आंसर। ठीक है, देखिए पहले लिखा बी, लिखा इट इज पॉसिबल टू रिटेन योर ब्रेन टू हैव अ साउंड स्लीप। बोलता यह संभव है कि आप अपने ब्रेन को रीट्रेन मतलब पुनः ट्रेनिंग दे सकते हैं कि किस तरह से एक अच्छी नींद ली जाए। फिर डी, स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स। बोलता है इसको करने के लिए आप शुरुआत करें अपने समय को रेगुलेट करके कि आप बिछावन पर कब जाएं और कब जाग जाएं। ठीक है, मतलब है कहने का कि यह संभव है कि आप अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हैं कि एक अच्छी नींद कैसे ली जाए। और उसके लिए क्या बोल रहा है? स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड। हम इसे शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो अपने समय को रेगुलेट करके कि हम कब सोने जाते हैं और कब उठते हैं। फिर दे रहा है सी, दिस इज पॉसिबल, यह संभव है इफ यू मेक श्योर योर रूम इज अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके रूम में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, रूम आपका एकदम शांत है और अंधेरा है, तब ऐसा किया जा सकता है। मतलब कि आप गहरी नींद और अच्छी नींद ले सकते हैं। लास्ट है ए, क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेडरूम एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि आरामदायक बेडरूम के माहौल को बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा किया जा सकता है अगर हम शांत बनाए रखें और थोड़ी सी खुशबू को रूम में बनाए रखें। अब देखिए ये तो मेरा सारा का सारा सुइटेबल लग रहा है, तो जब ये खुद सुइटेबल सीरीज लग गया तो हम यही आंसर ले लेंगे। और स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं कि वो सोच रहे हैं कि मेरा पहला ही सीरीज आंसर कैसे हो गया। ठीक है, वो इसे भी पढ़ेंगे फर्दर, वो इसे भी पढ़ेंगे और वो इसे भी पढ़ेंगे, वो सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। और गलती यही होती है उनसे, वो उनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि मैंने पहली बार में ही पढ़ा और पहला ही सीरीज आंसर कैसे हो गया। जब पढ़े और मेरा पूरा सीरीज एकदम सही होते चला गया तो मेरा आंसर हो गया, हमें उतना इफर्ट लगाना ही नहीं है, ना स्ट्रेस लेना है। ये 3 हो सकता है या नहीं, इस पे हम क्यों जाएंगे? हम अपने समय को वापस तीनों ऑप्शंस को पढ़कर बर्बाद क्यों करेंगे जब मेरा आंसर आ चुका है। तो एग्जाम में एक चीज को हमेशा ध्यान आप रखेंगे कि जब आप सेंटेंस पढ़ें, पहला सेंटेंस पहला ही ऑप्शन अगर लग गया कि नहीं ये सीरीज मेरा सही है, फाइन है, तो अपने मन को आपको वहीं पर ठीक है एडजस्ट करना होता है कि नहीं यही आंसर मेरा सही है और उससे आपको लेना है और आगे बढ़ जाना है। आपको फर्दर ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं। मैं फिर समझा रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आपको इस चीज को एग्जामिनेशन हॉल में इंप्लीमेंट नहीं करना है। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको इसका रिजल्ट आपको घर पर ही दिखेगा। उसके बाद आप एग्जाम में फर्दर इसे इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस लिखा गया तो बच्चे तो यही डर जाते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन वापस आपको इतना बड़ा पे नहीं आना है, आपको जो छोटा छोटा चीज दिया गया आपको यहाँ देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए से शुरुआत किया। ए में क्या लिखा? हैविंग कैंसर इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस इन अ पर्सन्स लाइफ। बोल रहा है कैंसर होना अक्सर किसी भी आदमी के जीवन में ये बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है, मतलब बहुत ही कष्टदायक, दबाव से भरा हुआ एक अनुभव होता है। सी, द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी। देखिए यहां बात हो रही है कैंसर की और यहां क्या बोल दिया? द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, मतलब कोई समुदाय है, कोई दल है जो बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है। कोई रिलेशन है? बिल्कुल ही नहीं। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन हम पढ़ रहे थे ए और सी का कॉम्बिनेशन ये गलत हो गया, गलत हो गया। अब सीधे आगे बढ़िए। डी और सी लिखा, बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों। तो यहां तो पहले कुछ होता तब तो हम बोलते लेकिन, ठीक है, क्योंकि बट का यूज कहां करते हैं? सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहां हम डायरेक्ट बट से ही सेंटेंस शुरू कर दिए, मतलब ये क्या हो गया? गलत। हम लोग ये बोलेंगे ना कि लेकिन मैं बीमार था, मैं नहीं आ सका, होगा कभी सही। क्या बोलेंगे? मैं बीमार था लेकिन मैं आ गया, यही कहेंगे ना।
मैं बीमार था लेकिन मैं आ गया, तो लेकिन से जोड़ते हैं, लेकिन से सेंटेंस को शुरू नहीं करते, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा गलत था। अब ऑप्शन यही दोनों बचा, देखिए सी और बी का कॉम्बिनेशन है, पहले पढ़िए सी। द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, समुदाय जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, ठीक है। कौन समुदाय पता चल रहा है? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि लिख रहे द ग्रुप्स, मतलब कोई ना कोई ग्रुप तो है, मतलब मेरा जो सी है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मेरा आंसर क्या बच रहा है, डी। और सर्टेन सी बात आंसर भी यही होगा, हमें इस सीरीज को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़कर भी देख लीजिए। के से शुरू किया, हैविंग कैंसर इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस इन पर्सनस लाइफ, कैंसर होना किसी भी आदमी के जीवन में सबसे दबावपूर्ण या तनाव से भरा हुआ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है। फिर दिया डी, बट दीज डेज देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स, देखिए क्या बोल दिया, हाँ लेकिन इन दिनों कुछ सहायता करने वाले ग्रुप्स भी हैं दैट हेल्प पेशेंट्स कोप विद द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर, जो मदद पहुंचाते हैं पेशेंट्स को सामना करने में, कोप इसका मतलब होता है सामना करने में मदद पहुंचाते हैं, उनका जो इमोशनल पहलू है, भावनाओं से भरा हुआ जो पहलू है उसे सामना करने में, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर फीलिंग्स एंड चेंजेस दे फेस विद अदर्स, और वो क्या उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उनको एक मौका देते हैं ताकि वो अपने अनुभव, उनके अंदर जो फीलिंग्स है वो उसको बांट सकें, और जो बदलाव आया है उससे भी बांट सकें। दे फेस विद अदर्स, जो दूसरों के साथ होता है, ठीक है। मतलब क्या हो, ये मेरा सीरीज सही बैठ गया, ए और डी का मतलब बिल्कुल सही है मेरा सेंटेंस। तो यही चीज आपको एग्जाम में करना होता है, और ये चीज आपसे एग्जाम में तब होगा जब आप खुद एज ए स्टूडेंट इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मेरे पास तो क्वेश्चन है, मेरे पास आंसर भी है, ठीक है। तो मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ही, लेकिन इस आंसर पर मत जाइए, जो बताने का तरीका बताएगा आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और फॉलो करिए, और आपको प्रॉफिट तब दिखेगा जब आप इसे अपने प्रैक्टिस बुक पर, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन या प्रैक्टिस बुक कहीं भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपका आंसर आना शुरू होगा तो आपको बिल्कुल इस वीडियो का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप पढ़ें और ऐसे अगर आप सॉल्व करने सीख गए तो डेफिनेट सी बात है, आपका समय भी बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर से करेंगे, और फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे कुछ नई चीजों को, ठीक है। बाय।